गायत्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत आज हम हमारे विचारक प्लेटो के द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक राजाओं के शासन के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, हम पिछले कई दिनों से प्लेटो के अलग अलग सिद्धांतों का डिस्कशन हमारी क्लास में कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दार्शनिक राजाओं का शासन। देखो, प्लेटो ने अपने जो संपूर्ण राजनीतिक दर्शन दिया है, संपूर्ण राजनीतिक दर्शन जिसका उल्लेख अपने प्रसिद्ध रचना रिपब्लिक में किया है, तो अपने राजनीतिक दर्शन में सर्वाधिक महत्व दार्शनिक शासक को दिया है। किसको दिया है? दार्शनिक शासक को। प्लेटो ने एथेंस के तत्कालीन राजनीतिक समाज की जो बुराइयां देखी अपने समय में, अपनी प्रारंभिक आयु में, उन्होंने जो भी एथेंस के राजनीतिक समाज में अर्थात राजनीतिक व्यवस्था में जो जो बुराइयां देखी, जो कमजोरियां देखी, उससे उसको कम उम्र में ही राजनीति से नफरत हो गई थी। क्योंकि आपको जब मैं इनके बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा था, आपको बताया था कि इनके गुरु सुकरात को जब प्राण दंड दे दिया गया और वहाँ पे क्रूर दमनपूर्ण शासन की स्थापना हुई, 30 व्यक्तियों का जो शासन की स्थापना हुई वो क्रूर और दमनपूर्ण शासन था। तो इससे उनको बिल्कुल वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था से नफरत हो गई थी। और प्लेटो के मन में ये ख्याल जरूर था कि क्या ये हमेशा ऐसा शासन व्यवस्था चलती रहेगी? नहीं। प्लेटो ने इन बुराइयों को दूर करने के लिए कुछ उपाय ढूंढे। उसने उपाय ढूंढे कि किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित करूं ताकि उसमें इस प्रकार की बुराइयां बिल्कुल पनप ही नहीं पाए। तब उसने ये पाया कि सर्वाधिक बुद्धि संपन्न व्यक्तियों के द्वारा ही शासन की इन बुराइयों का इलाज हो सकता है। कहने का तात्पर्य कि इन बुराइयों को दूर करने का एक ही उपाय है, वो है कि इस राज्य व्यवस्था में, इस राज्य में जो शासन व्यवस्था है वो सर्वाधिक बुद्धि संपन्न व्यक्तियों के पास होनी चाहिए। और सर्वाधिक बुद्धि संपन्न व्यक्ति होंगे तो शासन व्यवस्था अच्छे ढंग से चल पाएगी। इसलिए उन्होंने अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि जो दार्शनिक राजा होंगे वही इस राज्य की शासन व्यवस्था संभाल पाएंगे। ठीक है, इसलिए उनका कथन है, आप देख सकते हैं बोर्ड पे। उन्होंने कहा था कि हमारे नगर राज्य में तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा जब तक कि दार्शनिक राजा न होंगे। अर्थात नगर राज्य तत्कालीन समय में, आज के समय में राज्य कह सकते थे, उस समय यूनान में नगर राज्य कहते थे। तो हमारे नगर राज्यों के जितने भी कष्ट हैं, दुख हैं, दर्द हैं, समस्या हैं, उनका अंत तब तक नहीं होगा जब तक कि क्या नहीं होंगे? दार्शनिक राजा। इसलिए इन्होंने संपूर्ण तौर से अपना जो सिद्धांत प्रतिपादन करते हैं, अपनी इस व्याख्या करते हैं, वो स्पष्ट तौर से कहते हैं कि दार्शनिक राजा होंगे तभी एक अच्छी कुशल शासन व्यवस्था चल पाएगी। इस प्रकार से प्लेटो की जो संपूर्ण दर्शन का जो सार है वो है दार्शनिक राजाओं का शासन। राज्य तभी आदर्श रूप प्राप्त कर सकता है जब उसका शासन योग्य, कुशल, ज्ञानी, स्वार्थहीन दार्शनिकों के हाथों में होगा। अब देखिए, इन्होंने प्लेटो के ने जो दार्शनिक राजाओं के क्या गुण बताए कि एक तो योग्य होंगे, शासन व्यवस्था के संचालन के लिए योग्य होंगे, कुशल नेतृत्व वाले होंगे और ज्ञानी होंगे। स्वार्थहीन दार्शनिक होंगे, वही इस राज्य की व्यवस्था को संभाल पाएंगे और शासन व्यवस्था को चला पाएंगे। ठीक है, अब समझना ये देखो, मैंने आपको पहले वाली कक्षा में जब प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत में बताया था कि प्लेटो अपनी शिक्षा सिद्धांत से वो क्या स्पष्ट करना चाहता है। वो प्लेटो ने एक लंबे अवधि, मतलब आप देखेंगे कि सैद्धांतिक व्यवहारिक 2 स्तर पर अपनी शिक्षा प्रदान करता है। सैद्धांतिक है 35 वर्ष तक, उसके बाद में 15 वर्षों तक संसार के अलग अलग जगहों का व्यवहारिक अनुभव लेने के लिए अपने जो भी दार्शनिक शासक है उनको पूरे विश्व में भ्रमण के लिए भेजते हैं ताकि उनको व्यवहारिक ज्ञान हो। हर एक प्रकार की समस्याओं का, चुनौतियों का सामना करेंगे तो अपने राज्य में अच्छे ढंग से शासन व्यवस्था चला पाएंगे। तो एक लंबी 50 वर्ष तक अनवरत जो शिक्षा प्रणाली है उसका मूल मंत्र यही था कि वो एक ऐसे दार्शनिकों का निर्माण करना चाहता था जैसा उसने अपनी पूरी नींव बनाई है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जिस प्रकार से विभाजन किया था, विवेक, साहस और संयम,
विवेक संपन्न व्यक्ति होगा वो संरक्षक वर्ग में जाएगा, साहस संपन्न है वो सैनिक वर्ग में, और संयम या तृष्णा से गुणों से संपन्न है वो उत्पादक वर्ग में। इस प्रकार से उन्होंने गुणों के आधार पर जो विभाजन किया है, तो आप समझ सकते हैं कि जो सैनिक वर्ग हो जो दार्शनिक वर्ग होगा अर्थात संरक्षक वर्ग है, उसमें क्या गुण की विद्यमानता होगी? स्पष्ट है कि उसमें क्या होगा? विवेक का गुण। इसलिए प्लेटो स्पष्ट कहते हैं कि जिन लोगों में विवेक का गुण पाया जाता है, जिन लोगों में विवेक का गुण पाया जाता है, वही दार्शनिक शासक होते हैं, वही दार्शनिक शासक होते हैं। इसलिए उसने क्या किया? संरक्षक वर्ग को दो भागों में विभाजित किया है, सैनिक संरक्षक और दार्शनिक संरक्षक, क्योंकि दोनों का कार्य क्या? रक्षा करना है। अब सैनिक क्या है? जिसमें साहस का गुण विद्यमान ज्यादा हो तो वो सैनिक वर्ग में होते हैं, अर्थात उन्हें सहायक भी कह सकते हैं। और दार्शनिक शासक जिसमें महत्वपूर्ण विशेषता होती है बुद्धि अर्थात विवेक या बुद्धि, जो अपनी श्रेष्ठता के कारण प्लेटो ने अपने राज्य के संरक्षक के रूप में प्रतिस्थापित करते हैं, क्योंकि उनमें क्या है? विवेक। और शासन व्यवस्था सामान्य स्तर बुद्धि स्तर का व्यक्ति नहीं चला पाता, उसमें उच्च विवेक की योग्यता होनी जरूरी है। इसलिए प्लेटो ने विवेक के भी दो गुण बताए। दो गुण क्या बताते हैं? कि विवेक से व्यक्ति को ज्ञान होता है, विवेक से व्यक्ति को ज्ञान होता है। और दूसरा क्या बताया? कि विवेक ही व्यक्ति को प्रेम करना सिखाता है, विवेक ही व्यक्ति को प्रेम करना सिखाता है। अतः प्लेटो के अनुसार शासक को विवेकशील होना चाहिए और उसमें पर्याप्त स्नेहशीलता का भी भावना होनी चाहिए, अर्थात उसमें स्नेहशीलता का भाव भी होना चाहिए। वे स्वर्ण सुंदरी से मुक्त, वितरक, निस्वार्थ और कर्तव्यपरायण व्यक्ति है। अर्थात आप समझ सकते हो कि जो दार्शनिक है, दार्शनिक राजा है, उसको भोग विलास मोह माया की दुनिया से मुक्त होना पड़ेगा। उसको किसी भी प्रकार से इस भोग विलास की दुनिया में लिप्त नहीं होना होगा। उनसे सबसे स्वर्ण सुंदरी से मुक्त, निस्वार्थ और कर्तव्यपरायण व्यक्ति होगा, वही दार्शनिक शासक होगा। अब देखिए यहाँ पे दार्शनिक शासक एक बहुत बड़ी कठोर तपस्या है। हर कोई शासक नहीं बन सकता है। विवेक है, विवेक होते हुए भी उसमें ऐसे गुण की उन्होंने विद्यमानता डाली है कि उसको इस प्रकार के गुणों की विद्यमानता है तो ही तो वो दार्शनिक शासक बन सकता है, अन्यथा नहीं। तो उन्होंने क्या बताया है कि भोग विलास मोह माया की दुनिया से दूर अर्थात कंचन कामिनी स्वर्ण सुंदरी से मुक्त, निस्वार्थ और कर्तव्यपरायण व्यक्ति है। ऐसे ही व्यक्ति राज्य को एकता के सूत्र में बांधे रखते हैं। उसमें सुंदर आत्मा के जो गुण होते हैं वो सभी विद्यमान होते हैं। एक सुंदर आत्मा के जो गुण होते हैं वो सब उसमें विद्यमान होते हैं। किसमें? दार्शनिक शासक में। इसलिए वो इन सब से ऊपर उठ चुका होता है, सब प्रकार से इस मतलब तृष्णा से सबसे ऊपर उठ चुका होता है। उसके अंदर अच्छे गुणों की विद्यमानता होती है, उनकी आत्मा सुंदर होती है और वह मृत्यु से भी नहीं डरता, वह मृत्यु से भी नहीं डरता। अपने कर्तव्यों को पालन करते हुए निस्वार्थ भाव से अपने राज्य की शासन व्यवस्था को संभालने वाला होता है। ठीक है। दूसरा, मैंने आपको पहले बताया था कि प्लेटो सुकरात के सद्गुण ही ज्ञान से बहुत प्रभावित है। सद्गुण ही ज्ञान है जो सुकरात ने दिया था, उससे बहुत प्रभावित है। इसलिए उन्होंने इस कथन का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि केवल तथ्यों की जानकारी मात्र ज्ञान नहीं होता है, केवल फैक्ट की जानकारी होना ही अपने आप में ज्ञान नहीं होता है। तथ्यों के पीछे जो सद मतलब अच्छाई, तथ्यों के पीछे जो अच्छाई का भाव छिपा हो रहता है वही सद्गुण ज्ञानी होता है, अर्थात वही सद्गुणी ज्ञानी होता है, ये ज्ञान होता है। बात समझ में आई? एक बार और समझो, स्पष्ट करता हूँ। प्लेटो कहते हैं कि सद्गुण ही ज्ञान है, अपने गुरु शुक्रात से ये ग्रहण किया। तो कहते हैं कि केवल हमें तथ्यों की जानकारी हो गई, हम उसके बारे में तथ्यात्मक जान के रखते हैं तो हम समझ सकते हैं हमें ज्ञान हो गया। नहीं, ये ज्ञान नहीं है, क्योंकि उन तथ्यों के पीछे जो मूल भाव है, जो अच्छाई है, जो सद है, उसका भी हमें भाव होना जरूरी है, इसकी जानकारी होना जरूरी है, तभी वह सद्गुणी ज्ञानी हो सकता है। दूसरा, प्लेटो स्पष्ट करते हैं कि ऐसे सद्गुणी ज्ञान से संपन्न व्यक्ति को ही दार्शनिक शासक बनाया जा सकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के अंदर सभी प्रकार के गुण आ जाते हैं और वह अवगुणों से मुक्त हो सकता है। इसलिए ये स्पष्ट है कि सद्गुणी होना अति आवश्यक है दार्शनिक शासक के लिए, क्योंकि जो उसके अंदर सद्गुणों का समावेश होगा तो उसके अंदर जितने भी अवगुण हैं वो सब वहाँ से हट जाएंगे, उनसे मुक्त हो जाएगा। ये बात उन्होंने स्पष्ट की है।
अगली बात प्लेटो बताते हैं कि जो दार्शनिक शासक है, दार्शनिक शासक राज्य के हितों के साथ साथ अपने हितों का भी पूर्ण तादात्म्य में स्थापित कर लेता है। अर्थात राज्य के हित अपने हित मानता है, राज्य के हितों को ही स्वयं के हित मानकर उनके मध्य इस प्रकार का तादात्म्य समायोजन स्थापित कर लेता है तथा उसका स्वयं का स्वहित कोई नहीं होता है। दार्शनिक शासक का अपना स्वहित कोई नहीं होता है, क्योंकि प्लेटो तो स्पष्ट करते हैं कि जो दार्शनिक शासक होंगे उसका अपना कोई परिवार भी नहीं होगा, और जब परिवार ही नहीं होगा तो उसको स्वमोह होगा ही। इसलिए वो क्या कहते हैं कि आपके स्वयं के जो हित हैं, क्योंकि अपना तो कुछ स्पष्ट हित होता ही नहीं है, उसका तो संपूर्ण समुदाय, संपूर्ण राज्य, संपूर्ण नगर राज्य के जो हित है उसी के साथ अपने हितों को स्पष्ट करके समायोजन कर लेता है। अर्थात वह संपूर्ण समुदाय के हितों को ही अपनी दृष्टि में देखता है या रखता है। उसमें तृष्णा या ऐन्द्रिक विषयों को भोगने की लालसा नहीं होती है। उनको परिवार, बच्चे, स्वयं की संपत्ति, ऐसा कुछ भी मोह माया से मुक्त होते हैं वो। इसलिए ऐन्द्रिक विषयों को भोगने की लालसा उसमें नहीं होती है, क्योंकि उसमें श्रेष्ठ आत्मा के गुण होते हैं और ये सत्य का अन्वेषक है, सत्य की खोज करने वाला है, सत्य का पुजारी होता है, और ये तब तक अपना प्रयत्न जारी रखता है जब तक कि उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। एक प्रकार से यूँ कह सकते हैं कि एक तपस्वी की तरह उनके जो दार्शनिक राजा हैं उसको स्पष्ट करना, मतलब रखना चाहते हैं या स्पष्ट करते हैं। अब देखिए, कन्फ्यूशियस एक चीनी विचारक थे। उन्होंने प्लेटो के इस दार्शनिक राजाओं के शासन के बारे में अपना एक कथन दिया है। वो कथन क्या है? उन्होंने कहा है, बहुत ही प्रसिद्ध कथन है कि जहाँ राजा सद्गुणी है वहाँ कानून अनावश्यक है। देखिए, जहाँ राजा सद्गुणी है वहाँ कानून अनावश्यक है, और जहाँ राजा सद्गुणी नहीं है वह कानून निरर्थक है। समझने वाली बात है कि अगर राजा के अंदर अच्छे गुणों की विद्यमानता है, बहुत ही उच्च गुणों से संपन्न है, बहुत ही विवेकशील है, तो वहाँ कानून भी अनावश्यक है, क्योंकि वो जो भी कार्य करेगा अच्छा कार्य करेगा और सद कार्य करेगा, सद्कार्य करेगा। वो कभी राज्य के लिए बुरा कार्य नहीं कर सकता है, तो कानून की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जहाँ का राजा सद्गुणी नहीं है, विवेकहीन है, कमजोर है, मानसिक दृष्टि से विकलांग है, बिल्कुल उसमें अच्छे गुणों की विद्यमानता नहीं है, तो वहाँ कानून होते हुए भी कानून निरर्थक साबित होते हैं, क्योंकि वो तो कानून में विश्वास ही नहीं करता। जड़ बुद्धि के होते हैं, वो कानून में क्या यकीन करेंगे। इसलिए कन्फ्यूशियस का बहुत ही प्रसिद्ध कथन कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ और आप बोर्ड पे भी आप समझ सकते हो, लिखा हुआ है कि जहाँ राजा सद्गुणी है वहाँ कानून अनावश्यक है, और जहाँ राजा सद्गुणी नहीं है वहाँ कानून निरर्थक है। ये स्पष्ट रूप से उन्होंने अपना कथन प्रतिपादित किया था। इसलिए इस दार्शनिक शासन के संदर्भ में, राजाओं के संदर्भ में बार्कने भी कहते हैं कि दार्शनिक राजा है प्लेटोवादी राज्य की रचना की समस्त पद्धति का एक न्याय संगत परिणाम है। कहने का तात्पर्य, प्लेटो ने अपनी जिस राज्य की रचना की है उसकी समस्त पद्धति का पूरा एक न्याय संगत परिणाम है, और वह कोई बाहर से थोपी हुई कोई चीज़ नहीं है। प्लेटो ने अपने इस पूरी विचारधारा, अपने पूरे इस राजनीतिक दर्शन का मूल उसको आधार बनाया है। ठीक है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि इस आदर्श राज्य में सरकार नियमों द्वारा न होकर दार्शनिक शासक द्वारा निर्मित होगी। यहाँ पर किसी प्रकार की नियमावली नहीं है, कानून नहीं है, क्योंकि प्लेटो का तो विश्वास ये था कि जब मेरा जो दार्शनिक शासक है वो 50 वर्षों तक इधर उधर सैद्धांतिक व्यवहारिक सब शिक्षा प्राप्त कर लेता है, तो वो इतना उच्च लेवल या उच्च स्तर का, या फिर कह सकते हैं कि उसके अंदर अच्छे गुणों की विद्यमानता है, तो वह कानून भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसलिए वो कहते हैं कि दार्शनिक राजा पर किसी प्रकार का कानून का बंधन नहीं है। स्पष्ट तौर से कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या दार्शनिक राजा कानून के बंधन में है या कानून के बंधन से ऊपर है, स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार का प्रश्न आया तो आप ये बात लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब समझिए, कहते हैं कि दार्शनिक राजा पर किसी प्रकार का कानून का बंधन नहीं है, अर्थात ऐसा दार्शनिक शासक जनमत और कानून के बंधन से ऊपर होता है। देखिए, जनमत अर्थात अपने राज्य के रहने वाले लोग, जनता और कानून के बंधन से भी ऊपर होता है, और राज्य में न्याय की स्थापना करता है। कौन करता है? दार्शनिक शासक। वह राज्य की आत्मा के विवेक गुण से संचालित होता है। किससे संचालित होता है? विवेक से। कौन? दार्शनिक राजा। इसलिए उसे शुभ का ज्ञान है, अच्छे का ज्ञान है, क्या करना है उसका उसे पता है, अर्थात उसका एक ज्ञान है उसको।
वह कानून के नियंत्रण से मुक्त है, उस पर कानून का किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। अर्थात कह सकते हैं कि प्लेटो का दार्शनिक राजा कानून के नियंत्रण से मुक्त है, केवल अपनी अंतः प्रेरणा के प्रति उत्तरदायी है, केवल अपनी अंतः प्रेरणा के प्रति उत्तरदायी है। अब देखिए किसके प्रति उत्तरदायी होना ये अपने आप में स्पष्ट करता है। जैसे आप आज के समय वर्तमान आपको एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे यहाँ देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे संविधान में सर्वोच्च जनता है, संप्रभुता किस में नहीं थे, जनता में नहीं थे, है ना। तो आप स्पष्ट देखिए कि हमारे जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जो हमारी लोकसभा राज्यसभा में वहाँ पर विराजमान है, तो आप देखेंगे हमारी मंत्री परिषद है या संसदीय शासन प्रणाली में देखेंगे किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति। तो आप देखेंगे कि एक जो व्यवस्था है और व्यवस्था के अंतर्गत जो प्रतिनिधि हैं उसके प्रति उत्तरदायी है। लेकिन यहाँ पर प्लेटो क्या करते हैं, प्लेटो ने जो अपना दार्शनिक राजा है वो जनता के प्रति उत्तरदायी ने बताकर किसके प्रति बताया है, केवल अपनी अंतः प्रेरणा के प्रति उत्तरदायी। तो आप विश्वास कीजिए कितना उसको इतनी शक्ति दी है कि वो कानून से भी परे है, जनमत से भी परे है और अपने आप को सर्वोच्च स्थान दिलाते हैं। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा है कि वे अपनी अंतः प्रेरणा से के प्रति उत्तरदायी है, उससे समाज का कभी भी अहित नहीं हो सकता, ये बताते हैं प्लेटो। दूसरा, प्लेटो राज्य के लिए कानून को हानिकारक मानते हैं। प्लेटो राज्य के लिए कानून को हानिकारक मानते हैं। क्यों मानते हैं इसको समझना है। देखिए उन्होंने एक बेस्ट एग्जांपल दिया, क्या कहते हैं कि हम कभी भी बीमार होते हैं, इलाज के लिए किसके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास। डॉक्टर को अपना बीमारी बताते हैं कि मुझे ये समस्या है। डॉक्टर एक स्लिप पे ट्रीटमेंट लिख के देता है कि आप ये दवाई ले लीजिए। कल्पना कीजिए आप वहाँ अड़ जाओ कि नहीं डॉक्टर साहब, हमें तो आपने जहाँ से ट्रेनिंग ली है और जो आपका पाठ्यक्रम था उस पाठ्यक्रम में इस बीमारी का जहाँ उल्लेख था, उस बीमारी के जहाँ उल्लेख किया गया था उसमें जो ट्रीटमेंट लिखा हुआ उस बुक से देखकर मुझे बताओ और यहाँ मुझे लिख के दो। तो क्या होगा, ये उचित रहेगा क्या? नहीं रह सकता ना। तो उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि ये तो बाध्य करने जैसा हो गया कि नहीं, वो पुस्तक लाओ, पुस्तक में बीमारी को ढूंढो, फिर उसमें क्या इलाज दिखाओ, वहां से लिख के मुझे लिख के दो। ये तो गलत है, इस प्रकार बाध्यता। तो उसी प्रकार का है, उन्होंने कहा है कि एक डॉक्टर के पास चिकित्सा शास्त्र की पुस्तकों से अपना उपचार पत्र बनाने को बाध्य करना जैसा होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि मेरा जो दार्शनिक राजा है वो इतनी गुणों से संपन्न है, तो फिर कानून की बाध्यता इसमें क्यों डाल रहे? कानून बनाता कौन है? व्यक्ति बनाता है, इंसान बनाता है। अरे तो उसमें इतने अच्छे गुण हैं, तो फिर कानून को बीच में लाने की आवश्यकता क्यों है? नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या किया है कि दार्शनिक राजा को कानून से भी ऊपर बताया है, अर्थात उस पर कानून का बंधन नहीं होना चाहिए, ये कहते हैं प्लेटो। ठीक है। दूसरी उन्होंने बताया है कि आदर्श राज्य में जनसाधारण का कोई भाग नहीं है। आदर्श राज्य में जो जनसाधारण अर्थात जो जनता होती है उसकी कोई भूमिका नहीं है। वह चुपचाप शासक वर्ग की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं करना है। जनता जैसा शासक ने कहा है उसकी आज्ञा का पालन करो, इसके अलावा कुछ नहीं करना, क्योंकि वह है जो शासक है वो कानून के बंधनों से मुक्त है। ठीक है। इस प्रकार से उन्होंने स्पष्ट किया है कि जनता केवल राजा की आज्ञा का पालन करें। ठीक है। दूसरा हमने समझा कि क्यों करें, क्योंकि जो राजा है वो विवेक का प्रेमी है, सत्य का अनुगामी है, न्याय का प्रेमी है, निस्वार्थ आत्मनियंत्रण है, शांत स्वभाव से है, वो अपने इंद्रिय विषयों पर जीत अर्जित करता है, मतलब काफी उसके अंदर अच्छे गुणों की विद्यमानता होती है। तो इस प्रकार से कानून से हर एक से परे बताकर अपने दार्शनिक राजा को सर्वोच्च स्थान प्रदान करता है। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, हमने ये समझा। तो क्या कभी दार्शनिक राजा तानाशाह बन सकता है? क्योंकि स्वाभाविक है कि इतनी शक्ति है तो कोई गारंटी नहीं, मनुष्य है, कभी भी बदल सकता है, विचार बदल सकते हैं, बदलाव आ सकता है। तो इन्होंने क्या है, कुछ प्रतिबंध बताए। क्या बताया है कि उन्होंने पहला प्लेटो स्पष्ट करते हैं कि दार्शनिक शासकों को ध्यान रखना चाहिए कि राज्य में धन और संपत्ति की असमानता है बहुत अधिक विषम न हो जाए। इससे क्या होती है, समाज में अनेक बुराइयां होती हैं। इसलिए हमेशा दार्शनिक शासक ये देखने का प्रयास करेगा कि मेरे राज्य के अंतर्गत जो वर्ग हैं या जो समुदाय हैं उनमें कोई असंतुलन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति बहुत ही अमीर हो जाए और कोई बहुत ही गरीब नहीं, आर्थिक विषमताएं
बढ़नी नहीं चाहिए, असमानताएं बढ़नी नहीं चाहिए। ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा है कि राज्य का अगर हमेशा उतना ही बना रखो, या राज्य की जो सीमा है या राज्य का जो क्षेत्रफल है इतना ही रखो, जिससे कि हमारे राज्य की एकता और आत्मनिर्भरता दोनों बनी रहे। अगर विशाल होगा तो स्वाभाविक है कि राजा के खिलाफ कभी भी कोई भी विद्रोह हो सकता है, उसमें एकता की समस्या आ सकती है। इसलिए उन्होंने कहा कि राज्य की एकता और आत्मनिर्भरता बनाए रखने के लिए राज्य को एक सीमित क्षेत्र में रखें। ठीक है। दूसरा, न्याय व्यवस्था ऐसी हो कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी निश्चित कर्तव्य का पालन करता रहे। हर एक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करे तो अपने आप एक न्याय की स्थापना हो जाएगी। ठीक है। और दूसरा, उन्होंने स्पष्ट किया है कि शासक के द्वारा जो राज्य की जो शिक्षा पद्धति है जो राज्य के द्वारा प्रदान की जाएगी उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। इसलिए दार्शनिक शासक का जो जीवन है वो भोग का निवारण, त्याग और समर्पण का जीवन है, इसलिए उसको अच्छे ढंग से शासन व्यवस्था को चलाने का प्रयास करेंगे। तो ये हमने समझा कि प्लेटो ने अपने दार्शनिक राजा के जो विचार हैं और किस प्रकार से गुणों से युक्त हैं उसके बारे में स्पष्ट किया। अब देखिए, कुछ हमारे राजनीति विज्ञान के जो विचारक हैं, आलोचक हैं, उन्होंने इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी की हैं। क्या आलोचनाएं की हैं हम एक एक करके देखते हैं। देखिए, पहली आलोचना ये की जाती है कि दार्शनिक शासक को इतनी शक्ति प्रदान करना एक प्रकार से निरंकुश शासन का मार्ग प्रस्तुत करना जैसा है। अर्थात शासक कभी भी निरंकुश तानाशाह बन सकता है। प्लेटो ने दार्शनिक शासक को शासन की असीमित शक्ति देकर निरंकुश शासन के मार्ग को प्रस्तुत कर दिया। क्यों? क्योंकि ये स्वाभाविक है, सत्ता मद का प्रतीक है, सत्ता का मद स्वाभाविक है। और प्लेटो ने दार्शनिक शासक को निरंकुश शासन का अधिकार देकर सत्ता के मद से दूषित और भ्रष्ट होने की आशंका और बढ़ा दी। इसलिए हमारे राजनीति विज्ञान के प्रसिद्ध विचारक लॉर्ड एक्टन ने कहा है कि सत्ता मनुष्य को भ्रष्ट करती है, सत्ता मनुष्य को भ्रष्ट करती है और निरंकुश सत्ता पूर्ण रूप से भ्रष्ट कर देती है। समझिए, सत्ता अगर पास में हो तो मनुष्य भ्रष्ट हो जाता है, लेकिन अगर निरंकुश सत्ता उसके पास है तो आप समझिए पूर्ण रूप से भ्रष्ट हो सकता है। इसलिए इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जिस प्रकार से हम कल्पना करते हैं कि दार्शनिक राजा विवेक गुण से संपन्न है तो कभी वो तानाशाह नहीं बन सकता है, क्योंकि सत्ता हमेशा इतिहास गवाह है कि जो भी सत्ता पर आसीन यहाँ पे पूर्ण रूप से जो निरंकुश सत्ता है वहाँ पर जो आसीन है उन्होंने इस तानाशाही की ओर बढ़ने का कदम उठाया हुआ है। इसलिए इस बात की कोई अपन कल्पना नहीं कर सकते कि आगे ऐसा ही होगा। दूसरी आलोचना ये कहते हैं कि राज्य के जो नागरिक होते हैं उन नागरिकों की जो स्वतंत्रता और स्वविवेक का अंत होता है। देखिए, दार्शनिक राजा को शासन की संपूर्ण शक्ति प्रदान कर प्लेटो ने राज्य के नागरिकों की स्वतंत्रता और स्वविवेक का अंत कर दिया है। प्लेटोवादी राज्य के नागरिक तो राज्य की मशीन के जड़ पुर्जे बनकर रह जाते हैं, जिनकी अपनी कोई चेतना शक्ति नहीं होती। इसलिए एक प्रकार से ये मनुष्यों और पशुओं के साथ एक जैसा बर्ताव वाली बात होगी। मनुष्य के पास कुछ है ही नहीं, कोई अधिकार, कोई शक्ति, ऐसे कुछ है ही नहीं। बस व्यक्ति यही क्या करे कि उसकी आज्ञा का पालन करते रहे और कुछ नहीं। ये भी गलत है। दूसरा, प्रजातांत्रिक समानता के सिद्धांत की अवहेलना की। प्रजातांत्रिक समानता के सिद्धांत की, देखो आज के समय में जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं आप समझिए सभी में एक प्रकार का प्रजातंत्र में सबको समान जो प्रजा होती है, नागरिक होते हैं, सबके साथ समानता का अधिकार होता है। लेकिन यहाँ पर हमें इसकी कमी दिखती है। और इसी के साथ उन्होंने प्रतिनिधियात्मक शासन का भी विरोध किया। प्रतिनिधियात्मक का मतलब कि जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं और वो प्रतिनिधि सत्ता मतलब सरकार का शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। ठीक है, इसका उन्होंने पूरी तरह से अस्वीकार किया, इस बात का कहीं उल्लेख ही नहीं करता है। ठीक है। दूसरा अपन देखेंगे कि जो दार्शनिक वर्ग का शासन है वो असंतुलित और अहितकर है। वो कैसे? देखो, प्लेटो के दार्शनिक शासक सार्वजनिक क्षेत्र के कर्तव्य का उचित रूप से संपादन कर सकेंगे, इस बात में बहुत संदेह। किस प्रकार से करेंगे, इस बात में बहुत बड़ा संदेह। अत्यधिक दार्शनिकता सनकीपन उत्पन्न करती है। अगर ज़्यादा ही दार्शनिक हो जाए कोई व्यक्ति तो सनकपन का शिकार हो जाता है, और सनकी व्यक्ति का शासन निश्चित रूप से अन्यायपूर्ण और संतुलित होता है। इतिहास में आप कई उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे कि जो व्यक्तियों ने इस प्रकार का सनकपन के जो शिकार हुए हैं उनका शासन व्यवस्था कैसी रही है? अन्यायपूर्ण रही है और असंतुलित रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये अपने जो
एक जोसेफ तीती नाम के शासक हुआ थे ऑस्ट्रिया के, वो उसी प्रकार से मतलब कह सकते हैं कि प्लेटो के जो दार्शनिक राज्य का शासन उससे करीब करीब उस प्रकार से। इसलिए जोवेट लिखते हैं, यहाँ उन्होंने स्पष्ट किया अपना कथन कि दार्शनिक राजा या तो भविष्य में बहुत दूर तक देखने वाला होता है या फिर अतीत में बहुत पीछे की ओर देखता है। वर्तमान की वास्तविकता का उससे कोई संबंध नहीं होता है, या तो बहुत दूर देखता है या बहुत पीछे देखता है। वर्तमान में क्या चल रहा है उसके बारे में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, इसलिए इसको भी एक प्रकार से असंतुलित और हितकर मानते हैं। ठीक है। और दूसरा, कुछ विचारकों की यह भी राय है कि स्वयं प्लेटो की महत्वाकांक्षा का प्रतिबिंब ही दार्शनिक राजा है। अर्थात कहते हैं कि प्लेटो स्वयं शासक बनना चाहता था और इस उद्देश्य से प्रेरित होकर ही उसने अपनी दार्शनिक शासक की धारणा का प्रतिपादन किया है। अब कितनी सत्यता है, लेकिन एक उनका कहना है, उनकी मान्यता है कि ये सब इस प्रकार का शासन व्यवस्था स्थापित करके स्वयं वो शासक बनना चाहता था। ठीक है। इसलिए पॉपर क्या कहते हैं? पॉपर कहते हैं कि दार्शनिक शासक प्लेटो स्वयं है। ये जो हम दार्शनिक राज्यों की जो बात करते हैं, वो इस प्रकार का शासक कौन बनना चाहता था? प्लेटो स्वयं। तो दार्शनिक शासक प्लेटो स्वयं है और रिपब्लिक उसके शासक बनाए जाने का दावा है। रिपब्लिक में उसके शासक बनाए जाने का उन्होंने दावा स्पष्ट किया है। अतः मूल्यांकन के आधार पर कह सकते हैं कि दार्शनिक शासन की कल्पना को वास्तविक रूप प्रदान करना सरल कार्य नहीं है। इसका प्रमाण यह है कि इतिहास में ऐसे कभी दार्शनिक शासक देखे ही नहीं गए। और स्वयं आप प्लेटो देख लीजिए, प्लेटो ने भी सिराक्यूज राज्य के जो दियोनिसियस सेकंड थे, वहां पर आदर्श दार्शनिक राजा बनाने की जो प्रयत्न किया था, स्वयं उसमें भी सफल नहीं हो पाए। इसलिए कह सकते हैं कि उनका एक ये विचार था, कल्पना थी कि इस प्रकार का शासन व्यवस्था की स्थापना हो, लेकिन विचार है, उत्कृष्ट है। आज हम समझते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने एक अच्छी शासन व्यवस्था स्थापना करने के लिए ये जो शासन का प्रतिपादन, विचार का या सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ये था, आज हमने समझा दार्शनिक राजाओं का शासन।